अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ईरान एंड यूएस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ये एक टू प्लेयर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और एक ऐसा प्लेयर भी मौजूद है जो कि नेगोशिएशन टेबल के ऊपर तो मौजूद नहीं है, लेकिन वो ये वॉर और इस गेम को जीत रहा है। और वो प्लेयर कौन है? वो प्लेयर रशिया है। गेम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर अगर हम ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट को समझें, तो यूएस की स्ट्रैटेजी ये है कि वो एक प्रेशर बना के रखे या वो निगोशिएट करे। प्रेशर बनाने के लिए यूएस ने एक इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई हुई हैं और दूसरा नेवल ब्लॉकेट लगाई हुई है, ताकि ईरान के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा सके और या वो निगोशिएशन की तरफ जा सकता है। इसी तरह ईरान की जो स्ट्रैटेजी हो सकती है, या तो वो कंप्लायंस करेगा या तो वो रेजिस्टेंस दिखाएगा। और इस सिचुएशन के अंदर हम देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक टेंशन इक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ हुआ है ईरान और यूएस के बीच में। लेकिन अगर हम इसी सिचुएशन के अंदर अगर एक थर्ड प्लेयर एंटर होता है और वो रीपोजिशनिंग करता है, तो उस सूरत के अंदर वो थर्ड प्लेयर सारा का सारा जो पे ऑफ है और सारा इस सिचुएशन के अंदर फायदा उठाता है। देखिए, रशिया की जो स्ट्रेटेजी है इस कॉन्फ्लिक्ट में एज ए थर्ड पार्टी, वो डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व तो नहीं है, ना वो निगोशिएशन प्रोसेस में है, ना वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के अंदर है। रशिया की जो पॉलिसी है, रशिया की जो स्ट्रैटेजी है, वो बहुत ही सिंपल है। द फर्स्ट ये है कि वो डायरेक्ट एंगेजमेंट नहीं करेगा यूएस के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट में। सेकेंडली ये कि जो जितना भी ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसको प्रोलॉन्ग करेगा, जो इनस्टेबिलिटी है उसको सपोर्ट करेगा। और तीसरा ये है कि जो भी इस इनस्टेबिलिटी सिचुएशन के अंदर जियोपॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन करेगा और उसके साथ-साथ ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेगा। अब ये गेम सारी की सारी शिफ्ट होती है एक ट्रायंगुलर स्ट्रेटेजिक इंटरैक्शन के अंदर, जहाँ पर जो यूएस है, यूएस तो चाहता है कि कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व हो, स्टेबिलिटी आए और साथ-साथ यूएस की रिस्क कैलकुलेशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। दूसरी तरफ ईरान ये चाहता है कि वो सर्वाइव करे और जो उसकी स्ट्रेटेजिक लेवरेज उसने हासिल की हुई है वो इंटैक्ट रहे। लेकिन रशिया क्या चाहता है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में? रशिया इनस्टेबिलिटी सिचुएशन है उसके अंदर मैक्सिमम बेनिफिट ले रहा है, ताकि ये इशू जितना प्रोलॉन्ग करेगा रशिया को उसमें उतना ही ज्यादा फायदा होगा। 27 अप्रैल को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक्ची मॉस्को विजिट करते हैं और वहां पे वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलते हैं और ऑफिशियली इसको डिक्लेयर किया जाता है कि ये एक डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन है, बट स्ट्रेटेजिकली ये एक रूटीन डिप्लोमेसी नहीं थी। ये एक अलाइनमेंट है और ये एक सिग्नल है, जो मैसेज दिया गया ईरान की तरफ से कि ये इनडायरेक्ट कोलिशन बिल्डिंग है। उसके अलावा ये एक स्ट्रेटेजिक रीअश्योरेंस है और ये कोऑर्डिनेशन आउटसाइड फ्रॉम द नेगोशिएशन है। इसका ये मतलब है कि एक चीज तो हमें कंफर्म होगी कि ये टू प्लेयर गेम नहीं है, ये थ्री प्लेयर गेम है, जिसके अंदर जो थर्ड प्लेयर है वो निगोशिएशन टेबल के ऊपर मौजूद नहीं है। और यहाँ पर एक मैं आपको अनकंफर्टेबल रियलिटी या ट्रुथ बताना चाहूंगा, जो कि बहुत से एनालिस्ट इसको शायद मिस कर रहे हैं, और वो ये है कि रशिया मिलिट्री फ्रंट के ऊपर यूएस से जीतना नहीं चाहता। रशिया विल विन अगर तो ऑयल प्राइस हाई रहती है, अगर तो यूएस इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर फंसा रहता है, अगर तो ये ईरान है वो रेजिस्ट करता रहे लेकिन वो कोलैप्स ना करे, और ये अगर ये कॉन्फ्लिक्ट अनरिजॉल्व रहे, तो इन चारों सूरतों के अंदर रशिया ऑलरेडी इस गेम के अंदर जीत गया है। और इसको हम गेम थ्योरेटिकल टर्म के अंदर कहते हैं इट्स ए काइंड ऑफ ए बेनिफिट, गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम द प्रोलॉन्ग इक्विलिब्रियम। और इसको सादा अल्फाज में अगर हम कहें कि ये गेम जितनी लंबी चलती रहेगी, रशिया को उससे उतना ज्यादा फायदा होता रहेगा और उसका जो पे ऑफ है वो मैक्सिमम होता जाएगा, उसकी मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाएगा रशिया। सो लेट्स बी प्रिसाइज अबाउट द रशिया, जो कि आपको शायद बहुत सारे स्कॉलर्स इस पॉइंट को, इस चीज को मिस कर रहे हैं। रशिया इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर रहा, लेकिन वो अपने आप को रीपोजिशन कर रहा है इस सारी की सारी गेम स्ट्रक्चर के अंदर, और जो कि एक बहुत ही डिफरेंट चीज है। इट्स अ बिग डिफरेंस। और पहली चीज ये कि अगर ये वॉर बहुत ज्यादा एस्केलेट होगी, तो उसका जो रिस्क ऑफ इंस्टेबिलिटी है, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट वो बहुत ज्यादा होगा, जो कि रशिया को फायदामंद रहेगा, उसको फायदा मैक्सिमम पे ऑफ देगा। और सेकेंडली अगर हम जाएं कि अगर ये पीस टॉक कंक्लूड हो जाती है और ये वॉर खत्म हो जाती है, तो इट विल बी अ स्ट्रेटेजिक लॉस ऑफ रशिया, और जो उसने जो लेवरेज हासिल की हुई है ऑयल पॉलिटिक्स के ऊपर, वो उसकी खत्म हो जाएगी। तो रशिया के लिए जो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी या जो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है वो यही रहेगी कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हमेशा से इंटैक्ट रहे, ये प्रोलॉन्ग हो, उसकी जो इंटेंसिटी है उसको कंटेन तो किया जाए, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व ना किया जाए।
So my prediction under game theoretical perspective, there are three possible scenario. पहला ये है कि ये पीस टॉक कंटिन्यू रहेंगी और ये सक्सेसफुली कंक्लूड बहुत जल्दी नहीं होंगी। सेकेंडली ये कि यूएस और ईरान एक रिपीटेड नेगोशिएशन साइकिल में रहेंगे और ये नेगोशिएशन जारी रहेंगी। और तीसरा ये कि रशिया विल क्वाइटली गेट द बेनिफिट अगर ये स्ट्रेटेजिक डिले होता है पीस टॉक्स में ईरान और यूएस की तरफ से। तो दिस इज नॉट बेसिकली अ वॉर ऑफ द मिसाइल, ये वॉर ऑफ पोजीशनिंग है और रशिया ने अपने आप को इस सिचुएशन में बहुत अच्छे से रीपोजिशन किया है और इसी वजह से वो इस सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट और नेगोशिएशन टेबल पे बैठे बगैर वो मैक्सिमम फायदा ले रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट का। आखिर में मेरा आपसे एक सवाल है कि आप ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ईरान और यूएस के बीच में देख रहे हैं या आप एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, एक ऐसे प्लेयर को विनर देख रहे हैं जो कि इस सारे के सारे गेम के अंदर बैटलफील्ड के ऊपर कभी मौजूद था ही नहीं। आपका क्या जवाब है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।